महाराज चौक से छत्रपति शिवाजी महाराज को अभिवादन करके शुरू की गई। ये परिवर्तन यात्रा पूरे महाराष्ट्र में 204 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी और ओबीसी के लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। साथियों, देश की आजादी को 75 साल हो और 75 साल की आजादी के बाद हम लोग एक तरफ आजादी का अमृतोत्सव मना रहे थे, तो दूसरी तरफ बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस समाज की आबादी 52% है, मतलब आधे से भी 2% ज्यादा जिसकी आबादी है, आधे का मतलब 50% होता है, और ओबीसी 52% है, मतलब आधे से भी 2% ज्यादा है। आधे से 2% ज्यादा हमारी आबादी है, इसके बावजूद भी हमें सड़कों पर फिरना पड़ रहा है, सड़कों पर घूमना पड़ रहा है कि देश में जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं। साथियों, आजादी के 75 साल में जिन लोगों ने सरकारें चलाई, जिन लोगों ने शासन किया, उन लोगों ने ओबीसी के साथ में नाइंसाफी किया और ओबीसी की गिनती नहीं किया, और ओबीसी को संख्या के हिसाब से, संख्या के अनुपात में जो तमाम क्षेत्रों में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, वो हिस्सेदारी अभी तक नहीं मिली, क्योंकि ओबीसी समाज के लोग अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर नहीं आ रहे हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो कि ओबीसी का संगठन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने यह तय किया कि अब बहुत हो गया, आजादी को 75 साल हो गए, इसके बावजूद भी हमें हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। किसी भी स्थिति में अब इस बात को हम लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है कि देश में हमारे हक अधिकार पर दूसरे लोग कब्जा करके रखें। इस बात के लिए अब हम किसी भी स्थिति में इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। हम ओबीसी के लोग दूसरे के हक पर कब्जा नहीं करना चाहते, हम ओबीसी के लोग दूसरे का हक खाना नहीं चाहते, मगर हमारे हक पर, हमारे अधिकार पर कोई दूसरा कब्जा करके रखे, अब ये बात भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने पूरे देश भर में मुहिम चलाने का काम किया है, पूरे देश भर में अभियान चलाने का काम किया है। ये और ज्यादा दुख का विषय इसलिए भी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने को ओबीसी कहते हैं। जब चुनाव में वोट लेना होता है तब मोदी जी ओबीसी हो जाते हैं। 8 साल का कार्यकाल मोदी जी का हो चुका है, मगर 8 साल के कार्यकाल में एक भी फैसला ओबीसी के हित में, ओबीसी के पक्ष में करने का काम नहीं किया गया, बल्कि ओबीसी के विरोध में बहुत सारे काम सरकार के द्वारा किया गया। 314 ओबीसी के बच्चे जो 2015 में यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति को रोक दिया गया। ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया। देश के बजट में ओबीसी का बहुत बड़ा हिस्सा, क्योंकि अगर हमारी आबादी ज्यादा है तो टैक्स भी हम ज्यादा देते हैं। हम कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं, डीजल खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, साइकिल खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, जितनी चीज हम खरीदते हैं सब पर टैक्स देने का काम करते हैं। और ये टैक्स का पैसा भारत सरकार के पास जाता है। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार साथ तो ओबीसी का ले लिया, मगर जब ओबीसी के हक में बजट देने की बात आई, ओबीसी के विकास के लिए बजट देने की बात आई, तो नरेंद्र मोदी सरकार ने ओबीसी को बजट देने का काम नहीं किया, ओबीसी का विकास करने का काम नहीं किया। साथियों, बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि जब खुद प्रधानमंत्री जी अपने को ओबीसी कहते हैं, तो फिर ओबीसी की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? जब इस बात की जानकारी निकाली गई, इस बात के बारे में पता लगाया गया, तो पता चला कि जो आरएसएस चलाने वाले ब्राह्मण लोग हैं, वो नरेंद्र मोदी को रोक कर रखा हुआ है कि तुमको गंगा में आरती उतारना है तो 1 घंटे की नहीं 1.5 घंटे की उतारो, लेकिन तुमको मन की बात करना है तो रेडियो पर मन की बात भी कर लो, लेकिन कभी भी ओबीसी की बात मत करना। 8 साल के कार्यकाल में मोदी जी आरती उतारते रहे, मन की बात करते रहे, मगर ओबीसी की बात अभी तक नहीं किया, और इसलिए ओबीसी का सत्यानाश हो रहा है। तो इसलिए ओबीसी के लोगों को अपने हक अधिकार के बारे में जागृत होने की जरूरत है, संगठित होने की जरूरत है। साथियों, 52% ओबीसी है तो 52% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए था, मगर जब हम लोग 52% आरक्षण की मांग करते हैं तो हमको कहा जाता है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, और इसलिए आपको 52% नहीं दिया जाता। लेकिन साथियों, अभी ईडब्ल्यूएस आरक्षण के नाम पर जिनको 10% दिया गया, उनको कहां से दे दिया गया? क्या उसके लिए 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता? ये नियम लागू नहीं है। वो जिनको देना चाहते हैं, जिनका 80% नौकरियों पर पहले से कब्जा है, उनको 10% और दे दिया, और इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है ओबीसी की, उसको हक अधिकार से वंचित करने का देश में चल रहा है। तो इसलिए हमारी गिनती किया जाए और संख्या के अनुपात में हमको हिस्सा दिया जाए, तो इस बात के लिए हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं। इसके साथ ही साथ साथियों,
आजादी के 75 साल में किसान बड़े पैमाने पर आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि आजादी के 75 साल में किसानों को उनकी फसल का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार, दाम निर्धारित करने का अधिकार उनको नहीं दिया गया और इसलिए किसान घाटे में चले गए और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। जब दिल्ली में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे थे तो सरकार का और किसानों का समझौता हुआ, तो सरकार ने आश्वस्त किया कि हम एमएसपी गारंटी कानून लागू करेंगे, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा लागू नहीं किया गया। तो एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाए, इस बात को लेकर के भी हम लोग ये यात्रा चलाने का काम कर रहे हैं। साथियों, देश में बड़े पैमाने पर निजीकरण हो रहा है। 2014 के चुनाव में आप लोगों ने मोदी जी का भाषण सुना होगा, तो मोदी जी कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा। हमारे लोगों ने सोचा चलो कोई तो आया जो देश को बिकने से रोक लेगा, देश को बचा लेगा, तो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री हमारे लोगों ने बना दिया। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो कसम खा लिया देश नहीं बचने दूंगा। पहले कहा देश नहीं बिकने दूंगा, अब कहते हैं देश नहीं बचने दूंगा, और देश की एक एक प्रॉपर्टी अडानी और अंबानी को देने का काम किया जा रहा है। देश को निधि हाथों में दिया जा रहा है। चर्चा निधिकरण की हो रही है, खत्म SC ST OBC का आरक्षण हो रहा है, क्योंकि आरक्षण सरकारी जगह पर है, प्राइवेट जगह पर नहीं है। तो इसलिए इन उद्योगपतियों का विकास मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो सरकारी पैसे से हो रहा है, और सरकारी पैसा जनता के टैक्स का पैसा है। इसलिए सरकारी योजनाओं में भी सरकारी पैसा जहां लग रहा है, तो जहां पूंजीपतियों का विकास हो रहा है, वहां सरकारी योजनाएं भी लागू होना चाहिए। मतलब आरक्षण SC ST OBC को निजी क्षेत्र में भी लागू होना चाहिए। इस बात को लेकर भी हम लोग ये यात्रा चलाने का काम कर रहे हैं। साथियों, अगर आज आप देश के हालात देखेंगे, देश में किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान बड़ी बड़ी डिग्री लेकर घूम रहा है, मगर उसके पास रोजगार नहीं है और वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। महिलाओं के ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। देश में शेड्यूल कास्ट के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, शेड्यूल ट्राइब के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटीज के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। मतलब देश की जो 90% से ज्यादा की पॉपुलेशन है, 90% से ज्यादा की जो आबादी है, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। फिर भी जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, उनको डर नहीं लग रहा है कि 90% लोगों के साथ हम अन्याय कर रहे हैं, तो ये लोग हमको हटा देंगे, सरकार से बेदखल कर देंगे। उनको डर क्यों नहीं लग रहा है, ये बड़ा सवाल पैदा हो गया है। क्योंकि चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, सबके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन अन्याय करने वालों को कोई डर नहीं लग रहा है। उसका कारण ईवीएम मशीन है। उनको लगता है कि आप नाराज हो जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर लोगे, तो ज्यादा से ज्यादा आप चुनाव में हमको वोट नहीं दोगे, तो आप वोट नहीं दोगे तो आपका वोट हम ईवीएम से घोटाला करके ले लेंगे। तो ईवीएम घोटाले से जो सरकारें बनी हैं, वो जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय जनता की समस्याओं को बढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए ईवीएम को हटाया जाए, बैलेट पेपर लाया जाए, इस बात को लेकर के भी हम लोग ये परिवर्तन यात्रा चला रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के ये परिवर्तन यात्रा चला रहे हैं, ताकि हमारे समाज के लोग इन बातों को समझ सके, जागृत हो सके, और आने वाले समय में इन मुद्दों को लेकर देश में बहुत बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा, ताकि जो शासक वर्ग है उसको रास्ते पर लाया जा सके, उसको सही दिशा में लाया जा सके। तो साथियों, इस लड़ाई में आप लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारी परिवर्तन यात्रा का यहाँ के लोगों ने स्वागत किया, समर्थन किया, इसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। जो साथी हमारी आवाज सुन रहे हैं, उन सभी से भी अपील है कि आज देश में संविधान खत्म करने की कोशिश हो रही है, लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश हो रही है। इसलिए संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए आप सभी को इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए और इस देश में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना चाहिए। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।